नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ममनुआ शिद्दत पसंद तंजीम टीएलपी के साथ एक बार फिर खुफिया डील और पाकिस्तानी फौज के बलूचिस्तान में बढ़ते जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ मच रहे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी और समाजी शोबों की ताजा तरीन खबरों के अलावा चुनिंदा अहम खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। ममनुआ तंजीम टीएलपी से फिर खुफिया डील करने पर मजबूर हुए पाकिस्तानी हुक्मरान। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के जुल्मों ज्यादतियों से दहल रहा बलोचिस्तान। और इमरान खान की हुकूमत में बढ़ती महंगाई पर सरापा एहतजाज पूरा पाकिस्तान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं ममनुआ शिद्दत पसंद तंजीम के एहतजाजी धरने के सबब पाकिस्तान में खाना जंगी जैसे हालात से इमरान खान हुकूमत में बढ़ी घबराहट का। इसी घबराहट के चलते इमरान खान की तानाशाही हुकूमत को हस्ब दस्तूर ममनुआ इंतहा पसंद टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के आगे सरेंडर करना पड़ा और पाकिस्तानी शिद्दत पसंद तंजीमों की मदद से एक बार फिर टीएलपी से खुफिया डील करनी पड़ी। ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस नहाती थी, उनके पास लाठियां थी, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। आप डंडे लेके, सोटे लेके, लोगों की अमलाक को आग लगा के, पुलिस वालों को शहीद करके, उनको जख्मी करके आप रियासत से अपनी बातें मनवा सकेंगे? ये नहीं होगा। हम आखिरी हद तक जाएंगे अगर आप इस तरह से बात करेंगे। ममनुआ शिद्दत पसंद तंजीम टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के लाहौर से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के दौरान जारहाना हमलों से घबराई इमरान खान हुकूमत के वुज़रा एक तरफ सख्त एक्शन की गीदड़ भपकियां देते रहे, दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों के उलमा से टीएलपी के साथ फिर से अमन मुआहदा कराने के लिए मान मनव्वत करते रहे। ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शिद्दत पसंद लीडरान और हुकूमती टीम की जानिब से की गई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आई, क्योंकि इस मीडिया ब्रीफिंग में टीएलपी की आला क़यादत के साथ तवील मुज़ाकरात के नतीजे में नया अमन मुआहदा होने के दावे किए गए। ये मुआहदा उस तरह का नहीं है कि दोपहर को दस्तखत किए जाएं और शाम को टीवी पर कहा जाए कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अल्लाह के कानून से बढ़कर भी दुनिया में कोई कानून है कि अल्लाह फरमाए कि वऔफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, अहद को वफा करो, बेशक अल्लाह की अदालत में अहद के बारे में पूछा जाएगा। मैं अहले सुन्नत व जमात पाकिस्तान के मुल्क भर में और बैरून मुल्क लोग जो राब्ते में हैं और इसके बारे में मुतफक्किर थे, उन सबको यकीन दिलाता हूँ, तमाम मुसलमानों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इससे खैर बरामद होगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ही नहीं बल्कि हुकूमती टीम की सरबराही करने वाले पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ये वाज़ेह किया कि टीएलपी के एहतजाजी मार्च से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल पर एनएससी यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो हंगामी इजलास बुलाया गया, उसमें टीएलपी के साथ बातचीत से ही मसला हल करने का फैसला किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने तवील मशावरत और गुफ्तगू के बाद
ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کو ترجیح دینی ہے اور دانش سے، طاقت سے نہیں، دانش سے اس مسئلے کو حل کرنے کو ترجیح دینی ہے۔ الحمدللہ اسی مینڈیٹ کو ذہن نشین کرتے ہوئے اور جو قوم میں ایک اضطراب کی کیفیت تھی، جو ہم نے اور قوم نے ٹیلی ویژن پر معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع دیکھا، لوگوں کو زخمی ہوتے دیکھا، املاک کا نقصان دیکھا۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور مفتی منیب الرحمان نے نئی ڈیل ٹی ایل پی کے چیف مولانا سعد حسین رضوی کی موجودگی میں ہونے کے دعوے کرتے ہوئے مظاہرین سے احتجاج ختم کرنے کی اپیلیں تو کی، لیکن فوری طور پر نئے امن معاہدے کی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا۔ یہی وجہ رہی کہ ٹی ایل پی کے کارکنان امن معاہدے کے دعووں کے باوجود کئی روز تک گجرانوالہ میں احتجاجی دھرنا دیتے رہے اور ٹی ایل پی کے لاکھوں کارکنوں کے احتجاجی دھرنے کی وجہ سے پورے پنجاب صوبے میں ایمرجنسی جیسے حالات کی وجہ سے روز مرہ کی زندگی بری طرح متاثر رہی۔ لیکن پاکستان کے علماء اور شدت پسند لیڈران کا کہنا ہے کہ پرتشدد احتجاج کے سلسلے کی شروعات خود پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کی۔ شیخ رشید صاحب اور خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہ 126 دن کے دھرنے عوام بھولی نہیں ہے، ملک جام دھرنے، پکڑو مارو گراؤ جلاؤ، میں پورے ملک کو آگ لگا دوں گا۔ شیخ رشید کے الفاظ عوام کے کانوں سے ابھی تک محو نہیں ہوئے، اور خان صاحب نے کل پورا ملک جام ہو جائے گا۔ خان صاحب ان دھرنوں کی، اس طرح کی فسطائیت کی اور اس طرح کی احتجاج کی اگر بنیاد رکھی تو آپ نے اور قادری نے رکھی۔ ہمارا پیغام یہی ہے پاکستان کی حکومت کو کہ ریاستی جبر کو ختم کیا جائے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں پر یہ ظلم و تشدد کا جو سلسلہ ہے اس کو فی الفور ترک کیا جائے، اور ان کا جو سادہ سا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے جو ہم سے معاہدہ کیا گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ قرارداد لائی جائے، اس پہ سیر حاصل بحث ہو اور جب نتیجہ ہو وہ پوری قوم کے سامنے رکھا جائے تاکہ قوم کی بھی آنکھیں کھلیں کہ کون عاشق رسول ہے اور کون عشق رسول کے نام پر قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ یہ زمینی سچائی ہے کہ ممنوعہ شدت پسند تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے حکومت مخالف لانگ مارچ کے دوران سرعام سڑکوں پر خونی جھڑپیں ہوتی رہیں، اور ان جھڑپوں کے نتیجے میں پاکستان کے حفاظتی اہلکار اور ٹی ایل پی کے درجنوں کارکن جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ لیکن ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان کے لیڈران اس خون خرابے کے لیے پنجاب صوبے میں وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کو قصوروار ٹھہراتے رہے۔ لیکن پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے یوں ہی نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان جیسی انتہا پسند تنظیم کو خود پاکستانی فوج اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے خلاف بطور سیاسی ہتھیار استعمال کیا۔ لیکن جب ٹی ایل پی کے بانی علامہ خادم حسین رضوی نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب کے توہین آمیز کارٹونز کو لے کر فرانس سے سفارتی تعلقات توڑنے کی مانگ کی تو انہیں خاموش کرنے کے لیے پراسرار طریقے سے موت کی نیند سلا دیا گیا، اور علامہ خادم حسین رضوی کی موت کے بعد ٹی ایل پی کے سربراہ بنے ان کے بیٹے سعد حسین رضوی کو 12 اپریل 2020 سے لاہور جیل میں قید رکھا ہوا ہے، اور عدالتوں سے بار بار ضمانت دیے جانے کے باوجود ان کی رہائی میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ اب چرچا پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی، جہاں گزشتہ 73 برسوں سے آزادی کے لیے آواز اٹھانے والے بے گناہ بلوچوں کو اغوا کر کے مابرائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔
लेकिन दुनिया भर में इंसानी हुकूक की दुहाई देने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में हजारों लापता बलोचों के लवाहिकीन, तुलबा तंजीमें और इंसानी हुकूक कारकुन आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं और आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बलूचिस्तान पर जबरन कब्जे और कुदरती वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ आवाज उठाने वाले बलोचों की नस्लकुशी की साजिशें उरूज पर पहुंच गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तानी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी महकूम बलोच कौम में बेदारी लाने वाले दानिशवरों और तलबा और तालिबात को अगवा करके मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। यही वजह रही कि बलूचिस्तान सूबे की राजधानी कोयटा में वाक़े प्रेस क्लब के बाहर बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इसकी वजह रही बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी की सदर डॉक्टर सबिया बलोच के भाई शाह मीर बलोच और चचाजाद भाई मुर्तजा बलोच की जबरन अगवाकारी। शाह मीर बलोच रवां साल जून महीने और मुर्तजा बलोच सितंबर महीने से अगवा हैं। हमारे जो सियासी कारकुन हैं उनको सियासी सरगर्मियों से रोकने के लिए, उनकी जबानों को बंद करने के लिए जो ये अमल जारी है, ये काबिल मुजम्मत है। सियासत करना, अपने हक के लिए बोलना हर शहरी का एक पैदाइशी हक होता है। इस चीज को गुनाह समझ के उसको थ्रेट करना, उसको परेशान करना, उसकी फैमिली को धमकाया डराया जाना, एक काबिल मुजम्मत बात है। बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी की चेयरपर्सन सबिया बलोच के दोनों भाइयों की जबरन अगवाकारी को लेकर बलूचिस्तान के खुजदार जिले में भी जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सन्स के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच ने भी हिस्सा लिया और बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज की जानिब से कुदरती वसाइल की लूट खसोट के साथ साथ बलोचों की नस्लकुशी की गासिबाना पॉलिसी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। हमारे जो तुलबा तंजीमों की लीडरशिप है या जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप है, वो जब एक तवाना आवाज बन के उभरते हैं बलूचिस्तान के महरूमियों के हवाले से, बलूचिस्तान में नाइंसाफियों के हवाले से, और जो इस रियासत को और इस रियासत की आईनी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो आइन के अंदर रहते हुए अपने मुतालिबात रखे, उनको इस हुक्मरानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको पूरा करे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो कोशिश करते हैं कि इस तरह के जिंदा बंदों को खामोश करने के हवाले से मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करें। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह के लोग माशरों की जीनत होते हैं। बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा से चंद रोज पहले पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में भी बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी और BSO आजाद की जानिब से मुश्तरका तौर पर एहतजाजी रैली निकाली गई। कराची में आर्ट काउंसिल से लेकर प्रेस क्लब तक किए गए एहतजाजी मार्च में बलोच तलबा ही नहीं बल्कि सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लेकर पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म और जबर के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की थी।
کوئی بلوچ آواز اٹھائے، یہ چاہتے ہی نہیں کہ کسی بلوچ کے ذہن میں کوئی پولیٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو، یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ ظلم کرتے رہے، آپ ظلم سہتے رہے، اور یہ مسئلہ ہے بلوچ میوزک پرسنز کا، یہ بلوچ میوزک پرسنز کا مسئلہ ہر بلوچ کا مسئلہ ہے، یہ بلوچ میوزک پرسنز کا مسئلہ ہر محکوم قوم کا مسئلہ ہے، یہ بلوچ میوزک پرسنز کا مسئلہ ہر محکوم طبقے کا مسئلہ ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، ہمیں جھوٹنا پڑے گا، ہمیں ایک ساتھ کھڑے ہو کر اس کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے جبراً اغواکاری کے شکار لاپتہ بلوچوں کے متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ ایسا چین کے منصوبے سی پیک اور گوادر پورٹ کی مخالفت کو دبانے کے مقصد سے کیا جا رہا ہے، لیکن جب جب ظلم بڑھتا ہے تب تب عوامی انقلاب زور پکڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے بلوچستان کے لوگوں میں پاکستانی مظالم کو لے کر منافرت اور علیحدگی کی لہر مسلسل شدت اختیار کر رہی ہے۔ اس سچائی کی تصدیق بلوچستان میں احتجاجی مظاہروں اور ان کی میڈیا کوریج پر حکومتی پابندیوں کے باوجود آئے روز ہو رہے پاکستان مخالف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے نعرے لگ رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، عمران خان حکومت میں کمر توڑ مہنگائی پر سڑکوں پر اترا پورا پاکستان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان کے سندھ صوبے کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے دارالحکومت اسلام آباد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو جم کر اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ مراد علی شاہ نے عمران خان پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو ملک کا وزیر اعظم بننے کے بجائے پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی میں کام کرنا چاہیے، وہاں وہ بہتر کریں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے انتخاب کیسے جیتا وہ سبھی جانتے ہیں۔ سندھ صوبے کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ ممنوع شدت پسند تنظیم ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان کے مسئلے پر عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں تلف ہو گئیں۔ پاکستانی فوج کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے چیف کی تبدیلی کو لے کر کشیدگی دور ہو ہی گئی۔ آخر وزیر اعظم عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو آئی ایس آئی کا نیا چیف بنائے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر ہی دیا، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آئی ایس آئی کے موجودہ چیف فیض حمید 19 نومبر تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے اور ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم 20 نومبر کو آئی ایس آئی کے نئے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ سنبھالیں گے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن کی جانب سے پاکستان کے جبراً قبضے والے بلوچستان صوبے کے سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کی عدم فراہمی اور اسپتال کی نجکاری کے خلاف گزشتہ ایک مہینے سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک مہینے سے او پی ڈی بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن کے صدر کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کی فراہمی کے لیے بلند و بانگ دعوے کیے جانے کے باوجود اسپتالوں میں ادویات سمیت دیگر سہولیات موجود نہیں۔ ایسے میں جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے احتجاج جاری رہے گا۔ پاکستانی فوج کے متوازی نظام والے بلوچستان صوبے میں وزیر اعلیٰ جام کمال کی جگہ سابق اسپیکر عبدالقدوس بجینزو بلا مقابلہ نئے وزیر اعلیٰ بنے۔ اس کے بعد بلوچستان صوبائی اسمبلی کے لیے میر جان محمد جمالی بھی بلا مقابلہ نئے اسپیکر منتخب ہو گئے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ بلوچستان میں سیاسی تبدیلی کا یہ دکھاوا تو کیا گیا ہے
इस दिखावे में बलूचिस्तान हुकूमत की कमान पाकिस्तानी फौज की जानिब से सन 2018 में बनाई गई कठपुतली जमात BAP यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लीडरों के हाथ में ही दी गई है। अब बात पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार की। पाकिस्तानी अवाम और अपोजिशन जमातों का कहना है कि 3 महीने में 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरियां और 50 लाख गरीबों को मकान मुहैया कराने के वायदे करते रहे PM इमरान खान। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने 3 बरसों में रोजगार और मकान देना तो दूर, गरीब पाकिस्तानियों का जीना तक मुहाल कर दिया है। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज वजीर आजम इमरान खान ने 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए से 15 रुपए फी लीटर इजाफे की ओगरा की समरी को तो ठुकरा दिया, ताहम पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमर तोड़ इजाफे को लेकर अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला लगातार शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में एहतजाजी मुजाहरों के ये मनाजिर। खास बात ये रही कि लाहौर में पंजाब सूबाई असेंबली के बाहर महंगाई को लेकर इमरान खान हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरे सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी PMLN की जानिब से किए गए। PMLN की तरह अब अपोजिशन की दूसरी बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सिंध सूबे में इमरान खान हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे तेज कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम और सहाफी बिरादरी इसके लिए सियासी जमातों की हुकूमतों की माली बेज़ाब्तगियों के दस्तूर को मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं। मुल्क के क़याम को 74 साल हो चुके हैं और 74 सालों में कोई भी जमात बरसर इक़्तिदार आई तो अवाम को कुछ नहीं मिला, बल्कि उन्होंने खाया पिया और चले गए। आप देख लें कि एक तवील अरसे तक मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी गेम चेयर खेलते रही और वो इस चेयर गेम के हवाले से जो है उन्होंने बड़ा काम किया। आखिर को अवाम इतनी तंग आ गई इन सियासी पार्टियों से कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को मसीहा जाना। इसी वजह से तहरीक इंसाफ को वोट भी मिले, कोई और जरिए भी इस्तेमाल हुए कि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ गई। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची के प्रेस क्लब के सीनियर जर्नलिस्ट मुख्तार अहमद का मौक़िफ़ है कि आलमी वबा कोविड-19 की वजह से कारोबार और रोजगार पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुके हैं। नतीजतन पाकिस्तान के चारों सूबों में सबसे बड़े तिजारती शहर कराची का रुख करने वाले बेरोजगारों और दिहाड़ी मजदूरों तक को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश की बेकाबू कीमतों ने गरीब लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अवाम को मासवाए महंगाई, चोरबाजारी, बेईमानी, तोड़ फोड़ के अलावा कुछ भी नहीं मिला। आज अवाम बदहाल हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पोजीशन ऐसी आ चुकी है बिलखुसूस कोरोना वायरस की वजह से कि लोग जो है उस कोरोना वायरस के सबब जो है लोग इस बदहाली का शिकार है कि अब वो खैरात मांगने पर मजबूर है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक कारनामा है कि वो अपना कारनामा उन्होंने कहा कि हम नया पाकिस्तान लाएंगे। क्या ये नया पाकिस्तान है जहां अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, जहां अवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा, जहां अवाम के साथ बेइंतहा नाइंसाफी है। ये हुकूमत भी मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी से ज़्यादा फेल्योर नजर आती है। पाकिस्तान के कौमी खजाने को सबसे ज्यादा 70% रेवेन्यू देने वाले कराची की ताजिर बिरादरी और मकामी बाशिंदों की तामीर और तरक्की को तरजीह देने के वादे तो आए रोज कर रही है इमरान खान की हुकूमत। लेकिन सच्चाई ये है कि इमरान खान हुकूमत में बैठे वुज़रा की माली बेज़ाब्तगियों की वजह से अभी तक कराची सर्कुलर रेल तक बहाल नहीं हो पाई है। इससे पहले आपकी हुकूमत में आपके वजीर रेलवे शेख रशीद ने कराची ता धाबेजी एक ट्रेन चलाई और वो ट्रेन जाहिर सी बात है जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से नुकसान के सबब आपने बंद कर दिया। फिर दूसरी तरफ
सर्कुलर ट्रेन जबरदस्ती चलाई गई। इस वक्त सिर्फ 4 ट्रेनें अप एंड डाउन में कराची ता धाबेरी चल रही और हैरत अंगेज बात यह कि इस पर जो अखराजात आ रहे हैं 4,46,000 रुपये के अखराजात आते हैं और 81,000 की आमदन होती है। तो ये मंसूबा जो नई सर्कुलर ट्रेन का है और ख़ास तौर पे बिजली कराची वालों को इन्होंने एक तोहफा दिया, मैं कहता हूँ कि भाई ये पहले पिछली ट्रेन तो चला लो जो आपकी सर्कुलर ट्रेन है। आज तक आप वो पटरियाँ नहीं बहाल कर सके, आज तक आप टैक्स नहीं बहाल कर सके, स्टेशन बहाल नहीं कर सके, तो किस तरीके से नित नए फार्मूले देकर आवाम को आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना। पाकिस्तानी सहाफ़ी और मुआशी माहिरीन इस बात को लेकर हैरान परेशान हैं कि एक तरफ इमरान खान की वफाकी हुकूमत खुसूसन मुआशी टीम मईशत में बेहतरी के दावे कर रही है, दूसरी तरफ बैरूनी मुल्कों खासकर IMF जैसे इदारों से कर्जा हासिल करने के लिए उनकी तमाम सख्त शराइत पर सरेंडर कर रही है। IMF से कर्जों के नए नए मुआहिदों की वजह से इमरान खान हुकूमत पेट्रोल, डीजल, बिजली और LPG जैसी बुनियादी जरूरियात की कीमतों में आए रोज इजाफा करने पर मजबूर हो रही है। यही वजह है कि बेरोजगारी और महंगाई के सताए पाकिस्तानी अवाम अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM की हुकूमत मुखालिफ रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उनके दिलों में रियासत मदीना के सब्ज बाग दिखाने वाली इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बगावत की आग भड़क रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।